हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। लगातार जारी है क्लासेस हमारी। मिडाल हिस्ट्री देख पा रहे थे और इस क्रम में आपको देखने को मिलेगा आज शेरशाह सूरी वंश की बातें करेंगे। सूरी वंश की बातें करेंगे जिसमें शेरशाह सूरी होंगे और जिसका सेकेंड पार्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने कहा था, शेरशाह सूरी की बातें हम स्टार्ट कर चुके थे। कुछ बातों पर लेकर, जैसे जीवन परिचय, इनके युद्ध अभियान है, सूर्यवंश की प्रशासन व्यवस्था है, ये सारी बातें कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था, सैन्य प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, निर्माण एवं कार्य की बात करेंगे। ये थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा पिछले जो बातें हैं उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि सूरी वंश की जो बातें हैं वो मुगल काल के बीच में आपको देखने को मिलती है और बाबर आते हैं। बाबर के बाद हुमायूं आता है और हुमायूं के बाद सूरी वंशों का जो है आना स्टार्ट हो चुका होता है, जिसके अंतर्गत शेरशाह सूरी की बातें कर रहे हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जो शेरशाह सूरी का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी बातें हम कर रहे हैं। ये दोनों उतना खास नहीं है, इसकी बातें हम नहीं कर रहे हैं। सूरी वंश के बाद कुछ समय के लिए हुमायूं आते हैं, एक वर्ष के लिए। उसके बाद ये उनके बाद उनका पुत्र अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये सारी बातें कर चुके। हम बात कर रहे थे शेरशाह सूरी की। जैसे कि आपको पता है, मैं पिछले क्लास में बताया हूँ, शेरशाह सूरी का जो जीवन काल है वो हम देख रहे थे, तो 40 से 45 तक यह शासन काल रहा है। वास्तविक नाम फरीद था। उपाधि शेर खां की इनको मिली थी और ये देने वाले बाहर खां थे, क्योंकि ये दिया किस लिए था, शेर खां की उपाधि किस लिए दिया था? क्योंकि भाई इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक शेर को मारा था। इन्होंने क्या किया था, इनके द्वारा एक शेर को मारा गया था। ठीक है, शेर को मारा गया था, जिसके कारण इनको शेर खां की उपाधि दी थी। पिता हसन खान थे। निवास स्थान इनका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आए थे और भारत में इनके पिता को सहसराम बिहार की जागीर प्राप्त थी। क्योंकि शेरशाह सूरी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत ही प्रबलशाली व्यक्ति था, इसी कारण से इनके पिताजी का जो जागीर है इनको दिया गया था। और ये शेरशाह सूरी के बारे में एक बहुत और बात है कि इन्होंने अपने आप को मोहम्मद गौरी का वंशज ये मानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने ये कहा था, इनके समय जो दक्षिण भारत के जो सूबेदार है बहार खान के पास से चले गए थे और यहीं पर इनके पुत्र जलाल खां के संरक्षण में ये रहे थे। बाबर के समय बाबर ने 4 वर्षों तक मुगल शासन का सबसे प्रथम शासक कौन था? बाबर। बाबर ने 4 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया, जहाँ पर 4 युद्ध लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, सॉरी, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो चंदेरी के युद्ध में इन्होंने अपने सेनापति में शामिल किया था, लेकिन घाघरा के युद्ध में ये लड़ने से मना कर दे। क्यों? क्योंकि लड़ किसके तरफ थे? बाबर की तरफ। और किसके खिलाफ लड़ रहे थे? महमूद लोदी के खिलाफ, जो कि एक अफगान था। क्योंकि शेर खां भी अफगान था, इसलिए अफगान अफगान भाई भाई करके ये लड़े नहीं, ये चले गए। बाबर के डर से ये भगकर बिहार चले जाते हैं। और मैंने कहा था इनका जो युद्ध है वो हुमायूं के साथ हुआ था, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कहाँ पर? कन्नौज पर। कहाँ पर भाई साहब? कन्नौज पर हुआ था, जिसके कारण, जिसके बाद इसके विजय के उपरांत राज्यभिषेक करता और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता। इस प्रकार से सूर्यवंश स्टार्ट हो चुका होता है। साथ ही साथ मैंने कहा था कि सूरी वंश के शेरशाह सूरी का युद्ध अभियान हमने देखे थे। गोखरों की जो है युद्ध हुआ था उनके साथ। ठीक है, गोखर जाति के जो व्यक्ति हैं उनसे युद्ध हुआ था सन 1541 में। 1542 में मालवा का युद्ध हुआ था, रायसीन का युद्ध। 1543 1544 को हुआ था मारवाड़ का युद्ध और 45 को
कालिंजर का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में एक किलो को ध्वस्त करने के लिए तोप खाने से गोला बारूद छोड़े गए थे और जिससे ही इनकी मृत्यु हो जाती थी शेरशाह सूरी। फिर पिछले क्लास में हमने ये देखे थे शेरशाह सूरी का प्रशासन व्यवस्था कैसा था। केंद्रीय प्रशासन थे, प्रांतीय प्रशासन थे और स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में राजा या शासक सर्वोच्च होता था और साथ ही साथ मंत्री परिषद की भी बातें हमने की थी, जहां पर कुछ विभाग की बातें हमने की थी, जैसे दीवान ए वजारत। ठीक है, दीवान ए वजारत इसका प्रमुख कौन कहलाता था? इसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री या वजीर कहलाता था, जिनको आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए रखा गया था और साथ ही साथ अन्य मंत्रियों के कार्य को देखरेख के लिए भी ये रखा गया था। दूसरे नंबर पर देखें तो दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज कहा जाता है, सैन्य विभाग था ये, और इस सैन्य विभाग के अधिकारी का नाम आरिज मुमालिक था। दीवान ए रिसायत, ठीक है, जो पत्र व्यवहार के अंतर्गत देखने को मिलता है और धार्मिक से संबंधित बातें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। साथ ही साथ दीवान ए इंशा देखे थे, जो प्रशासन विभाग था और कार्य इनका सरकारी जो आदेश था उनका पालन करना और इस आदेश को लिपिबद्ध करने का कार्य इनका था। दीवान कज़ा जो न्याय विभाग था और इनके प्रमुख को, इनके अधिकारी को काजी कहा जाता है, जो एक प्रकार के न्यायाधीश थे। दीवान बरीद और इनके अधिकारी, दीवान बरीद क्या है भाई? एक गुप्तचर विभाग था और इनके अधिकारी बरीद मुमालिक थे। तो ये सारी बातें हम देख चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं पिछले क्लास में ये सारी बातें हम देख चुके हैं। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं भू राजस्व व्यवस्था की बात करें। भू राजस्व, सैन्य प्रणाली, मुद्रा प्रणाली और निर्माण व्यवस्था की बातें करें। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, चलिए भू राजस्व व्यवस्था में एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, अहमद खान। अहमद खान, इस अहमद खान को भूमि की निरीक्षण के लिए रखा गया था। इसके लिए भूमि निरीक्षण के लिए, ठीक है, भूमि निरीक्षण के लिए अहमद खान को रखा गया था। साथ ही साथ भूमि की पैमाइश करने के लिए, ठीक है, भूमि की मापन के लिए, भूमि माप हेतु, माप हेतु एक व्यवस्था, एक मापन लाई गई थी जिसको कहा जाता है गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी, ठीक है, क्या है भाई साहब? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी भूमि का पैमाइश करने के लिए, भूमि का मापन के लिए लाया गया था। साथ ही साथ किसानों के शोषण को बचाने के लिए, किसानों को शोषण से बचाने हेतु, शोषण से बचाने हेतु इन्होंने दो व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, बचाने हेतु इन्होंने क्या है, व्यवस्था लागू की थी, और उस व्यवस्था का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है जिसको कहा जाता है पट्टा। ठीक है, और दूसरी व्यवस्था जिसको हम कहते हैं पट्टा एवं कबूलियत। ठीक है, पट्टा कहने का मतलब है कि एक प्रकार का राजकीय पत्र होता था, राजकीय पत्र होता था, भूमि के संबंधित क्या है भाई साहब, राजकीय पत्र होता था। और इस राजकीय पत्र में उपज के क्षेत्र के उल्लेख होते थे, उपज के क्षेत्रों का उल्लेख होता था, उत्पादन का उल्लेख होता था, उपज के क्षेत्रों का उल्लेख होता था, उत्पादन की उल्लेख होता था, भू राजस्व की जानकारी होती थी, भू राजस्व की जानकारी होती थी। ठीक है, तो पट्टा एक प्रकार के शोषण, किसानों से हो रही शोषण को बचाने के लिए जो व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक पट्टा और दूसरा कबूलियत। और पट्टा मैंने क्या कहा अभी जस्ट,
एक प्रकार का राजकीय पत्र होता था और इस राजकीय पत्र में उपजों की जानकारी देखने को मिलती है। उत्पादन कितना हो रहा है, कहाँ पर कितना उत्पादन हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी इस राजकीय पत्र में होती थी। और भू राजस्व की जानकारी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। और ये पूरी चीजें क्या आपको कबूल है, ये पूरी चीजें क्या आपको कबूल है, ठीक है। तो कबूल है वो किसान यहाँ पर क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। कहने का मतलब जो भी है, जिनको समझ कहने का मतलब अंगूठा लगा सिग्नेचर करके जैसा भी, ठीक है। तो वही चीजें हैं। पट्टा पट्टा जो व्यवस्था है, अगर वो कबूलियत है तो वो उसको हम क्या कर कबूल है उसको हम क्या बोलते हैं, कबूलियत। चलिए, और इसी के अंतर्गत, इसी को देखकर, इसी सभी को देखकर क्या ली जाती थी, टैक्स ली जाती थी। क्या ली जाती थी बे, टैक्स या कर ली जाती थी। और टैक्स टैक्स या कर कितना था, टैक्स या कर औसत के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, औसत 1/3। टैक्स या कर कितना था भाई साहब, टैक्स या कर 1/3 था, ठीक है। और ये 1/3 आप किस प्रकार से दे सकते हैं, आप दे सकते हैं या फिर नगद रूप से या अनाज के रूप में। टैक्स या कर आपको किस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं आप, अनाज के रूप में या नगद के रूप में, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पास पैसा कौड़ी है, दे सकते हैं तो दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसा कौड़ी नहीं है, तो मैं उस राजा को, उस सरकार को अगर टैक्स के रूप में अनाज देना चाहूं तो वो भी दे सकते थे। लेकिन जो प्राथमिक चीजें हैं, ठीक है, प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता, प्राथमिकता किसको दी जाती है, नगद को। कहने का मतलब जितना आप हो सके नगद देने की कोशिश करिए। अगर आपके पास एकदम से ही नहीं है तो आप अनाज के रूप में क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आगे भी है। मैंने कहा देखिए, टैक्स टैक्स जो है, एक तो मैंने कहा उपज का, उपज का या उत्पादन का कितना देना पड़ेगा आपको, 1/3, जो कि अभी जस्ट मैंने कहा, या फिर नगद के रूप में होगा या फिर अनाज के रूप में आप दे सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता किसको देनी पड़ेगी, आपकी प्राथमिकता किसको देनी पड़ेगी, नगद को। जितना हो सके आप नगद देने की कोशिश करिए। वहीं पर एक और टैक्स की बातें की गई है, ठीक है, जरीबाना। एक और टैक्स का नाम है जिसको कहा जाता है जरीबाना, जरीबाना। और जरीबाना क्या है भाई साहब, जरीबाना है सर्वेक्षण शुल्क, सर्वेक्षण शुल्क है, ठीक है। जो कि सर्वेक्षण शुल्क आपको आपको किस रूप में देना पड़ेगा, 2.5, ठीक है, 2.5%, ये परसेंट में है, ठीक है, 2.5% के रूप में देना पड़ेगा। क्या है, एक प्रकार का सर्वेक्षण शुल्क है। वहीं पर महासियाना, महासिलाना, और महासिलाना एक प्रकार का क्या है, कर संग्रह शुल्क है, कर संग्रह शुल्क, जो कि आपको कितना देना पड़ेगा भाई, आपको कर संग्रह का 5% देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने को जरूरत है। तो टैक्स या कर उत्पादन का 1/3%, सॉरी 1/3, ठीक है। जरीमाना सर्वेक्षण शुल्क होता है जो 2.5% आपको देना पड़ रहा था। महासिलाना, ठीक है, ये कर संग्रह शुल्क होता है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है भू राजस्व व्यवस्था किसके अंतर्गत, सिकंदर, सॉरी शेरशाह सूरी के अंतर्गत, अहमद खां, ये भू राजस्व के अंतर्गत
भूमि निरीक्षण के रूप में इनको लिया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था के बाद हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे सैन्य प्रणाली की, सेना की। ये आपका अंतिम है भाई। ये आज कहने का मतलब है जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास देख रहे हैं उनमें से जो एक टॉपिक लिया हूँ सूर्यवंश का, वो अंतिम है। इसका मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम यहीं पर क्लोज करेंगे आज के बाद। उसके बाद उसके बाद आप देख पाएंगे आप आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो आधुनिक भारत का इतिहास हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, सैन्य प्रणाली, सैन्य व्यवस्था की हम बात करें तो सैन्य प्रणाली की अंतर्गत इन्होंने एक व्यवस्था लाया गया था। और व्यवस्था क्या है भाई? व्यवस्था क्या है? दाग एवं हुलिया प्रथा। दाग एवं क्या है? हुलिया प्रथा। ये व्यवस्था लाया गया नहीं था, कहने का मतलब है ये व्यवस्था पहले से ही था। पहले किसके समय से? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का प्रमुख शासक है अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो सल्तनत काल में हम देखे थे। ठीक है, वो शासक ने क्या किया था? दाग एवं हुलिया प्रथा लाया था। दाग एवं हुलिया प्रथा क्या है मैं पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ। दाग कहने का मतलब है कि घोड़े पर दागना। ठीक है, घोड़े पर चिन्ह करना। दाग का मतलब होता था घोड़े पर चिन्ह करना। और घोड़े पर चिन्ह क्यों की जाती है भाई साहब? तो उस समय जो शाही घोड़े थे, उस समय जो घोड़े थे अलाउद्दीन के समय, जो शाही घोड़े थे जो बहुत तेज रफ्तार से भागते थे, ऐसे शाही घोड़े की चोरी होती थी। और जिसको इसी चोरी का पता करने के लिए, कहने का मतलब चोरी ना हो इसके लिए क्या किया गया था? उस घोड़े के पीठ पर या उस घोड़े के शरीर पर चिन्ह लगाए जाते थे, जिसको क्या कहा जाता है? दाग। हुलिया कहने का मतलब है, हुलिया किसका चेंज करना रहता था? हुलिया सैनिकों का वेशभूषा था। कहने का मतलब है सैनिकों का वेशभूषा। और सैनिकों की वेशभूषा को अगर चेंज करें, कहने का मतलब एक बोलते हैं ना, अगर ऑफिस है, कोई स्टैंडर्ड ऑफिस है, तो वहाँ का जो है एक सूट होगा, वहाँ का जो है यूनिफॉर्म होगा। स्कूल के अलग अलग स्कूल के जो है यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं। उससे पता चलता है कि ये फलाना स्कूल का है, ये फलाने स्कूल में पढ़ता है, ये फलाने ऑफिस का ये बंदा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम डॉक्टर को देखें तो उनका एक जो है वो रहता ही है वेशभूषा, कि वो वाइट जो है कपड़े जो है बाहर पहनते हैं, आप समझ जाते हैं डॉक्टर है। अगर आप वकील की बात करते हैं तो जो है काला कोट पहनते हैं। ठीक है, तो उससे आप समझ जाते हैं वकील है। तो एक प्रकार का वेशभूषा जिससे आप पता चलता है कि उनके जो प्रोफेशन के बारे में पता चलता है। तो इसी प्रकार सैनिकों की वेशभूषा चेंज करने से ये आपको यहाँ पर फायदा मिलता था कि हमारे सैनिक कौन है, दुश्मन सैनिक कौन है, ये पहचान में आ जाता है बहुत जल्दी, और युद्ध में आसान होता है। ठीक है, तो दो चीजें थी, दाग एवं ये प्रथा। ठीक है, और जो अलाउद्दीन के समय था, और ये व्यवस्था अलाउद्दीन के समय था, ये व्यवस्था शेरशाह सूरी ने भी स्टार्ट किया था। शेरशाह सूरी भी ये व्यवस्था लाए थे। ठीक है, ये प्रथा लाए थे। ठीक है, शेरशाह सूरी भी ये प्रथा लाए थे। कहने का मतलब ये व्यवस्था शेरशाह सूरी ने भी स्टार्ट किया था अपनी सैन्य व्यवस्था में। चलिए, कहा जाता है कि इस सैन्य व्यवस्था के अंदर देखने को मिलेगा कि सेना की सेना की जो है सीधी भर्ती की जाती थी। सेना की वह सब सीधी भर्ती होती थी, सीधी भर्ती स्टार्ट किया जाता था सेना की, इस समय से स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, चलिए, इस समय
अगर हम बात करें सेना में एक तो घुड़सवार सेना थे, घुड़सवार सेना थे, सेना में पैदल सेना थे, पैदल सेना, पैदल सेना, सेना में हाथी सेना थे, और सेना में तोप खाना सेना थे, तोप खाने वाले, तोप खाना, ठीक है, मतलब तोप खाने चलाने वाले समझते ना, जब बाबर के समय स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हाथी सेना, तोप खाने सेना, एक प्रकार के चतुरंगी सेना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, कहा जाता है कि घुड़सवार सेना के अंतर्गत, घुड़सवार सेना के अंतर्गत लगभग 1,50,000, 1,50,000 घुड़सवार सेना थी। पैदल सेना की के लिए कहा जाता है कि लगभग 25,000 क्या थे भाई साहब, पैदल सेना थे, और हाथी सेना के लिए कहा जाता है कि लगभग 5,000 हाथी सेना थी, ठीक है। तो बहुत बड़ी सैन्य व्यवस्था थी, सैन्य प्रणाली के अंतर्गत हम देख रहे थे, ठीक है, जहां पर शेरशाह सूरी ने डाक एवं हुलिया प्रथा स्टार्ट किया था, घोड़े पर चिन्ह लगाए थे, सैनिकों की वेशभूषा तैयार किया गया था, और जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, ये प्रथा था। सेना की भर्ती जो है सीधी भर्ती की जाती थी, और सेना में घुड़सवार सेना आपको देखने को मिलती है 1,50,000, पैदल सेना 25,000 के आसपास, ठीक है, और बहुत तादाद मात्रा में तोप खाने थे, ठीक है, बहुत मात्रा में क्या थे, तोप खाने थे, तोप खाने थे, ठीक है। तो इस प्रकार की सेना में आपको देखने को चीजें, ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था भी हो गई, सैन्य प्रणाली भी हो गई। अब आज आप हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है भाई साहब, वो है मुद्रा व्यवस्था, ठीक है। चलिए, चलिए हम देखेंगे क्या है भाई साहब, मुद्रा व्यवस्था। नेक्स्ट है मुद्रा प्रणाली। चलिए, मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे दो प्रकार की मुद्रा देखने को मिलता है। एक चांदी का मुद्रा, ठीक है, मुद्रा व्यवस्था में आपको क्या देखने को मिलता है, चांदी का मुद्रा, और दूसरा आपको क्या है, तांबे का मुद्रा, ठीक है, क्या है, तांबे की मुद्रा, तांबे का मुद्रा, चांदी का मुद्रा एवं तांबे की मुद्रा। चांदी की मुद्रा को रुपया के नाम से जाना जाता था, और तांबे की मुद्रा को दाम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, दाम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इस मुद्रा में कहा जाता है, ये मुद्रा जो भी टकसाल में बनते हैं, ठीक है, इस मुद्रा में आपको क्या क्या देखने को मिलती है, इस मुद्रा के अंतर्गत शेरशाह सूरी ने, ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा के अंतर्गत शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी का, ठीक है, शेरशाह सूरी का उनका नाम लिखा होगा, ठीक है, मुद्रा में इनका नाम लिखा रहता है, पद का नाम लिखा रहता है, पद का नाम मतलब किस पोस्ट में भाई साहब, अरे शासक है यार, किस पोस्ट में क्या, ठीक है, पद का नाम और टकसाल का नाम लिखा रहता है, टकसाल का नाम क्या होता है, ये सभी मुद्रा में अंकित होते हैं, सभी क्या है,
सभी चीजें क्या होती है भाई साहब, मुद्रा में अंकित होते हैं। सभी बातें क्या होता है, मुद्रा में अंकित की जाती थी, अंकित होते थे। और ये जो मुद्रा बनाई जाती थी, ठीक है, मुद्रा कहने का मतलब किसका किसका है भाई, ये चांदी और तांबे की जो मुद्रा है, ठीक है, चांदी और तांबे की जो मुद्रा है, वो चांदी और तांबे का जो अनुपात है, तांबे का जो अनुपात है, वो अनुपात रहता था आपका 1:64 के अनुपात में क्या बनाई जाती है, मुद्रा बनाई जाती है। कहने का मतलब है कि एक मुद्रा अगर चांदी का बनाते हैं तो 64 मुद्रा तांबे का बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखने को मिलती है। चलिए, ये है शीर शाहसूरी का क्या भाई साहब, मुद्रा प्रणाली या मुद्रा व्यवस्था, ठीक है। अंतिम में हम बात करेंगे इनके निर्माण कार्य पर, ठीक है। इन अंतिम में हम बात करेंगे निर्माण या कार्य की हम चर्चा करेंगे। निर्माण या कार्य, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या निर्माण किया, इसकी हम चर्चा हम करेंगे, ठीक है। चलिए, पहली बातें, इन्होंने सड़कों का निर्माण किया। सड़कों का क्या किया भाई साहब, निर्माण किया, ठीक है। सड़कों का निर्माण किया है, कहा जाता है इनके अंतर्गत 4 सड़क थी, ठीक है। ये समय इन्होंने कितने सड़कों का निर्माण किया है, 4 सड़कों का निर्माण किया है, ठीक है। इन्होंने 4 सड़क बनाए थे, जिनमें से आपको नजर आएंगे, एक जो है कलकत्ता से लाहौर, कलकत्ता कलकत्ता से लाहौर, दूसरे सड़क इन्होंने बनाए थे आगरा से मांडू, आगरा से मांडू। तीसरा जो सड़क बनाया था वो आगरा से जोधपुर, आगरा से जोधपुर, ठीक है, ये चीजें आप याद रखिए। और चौथा जो सड़क बनाया था वो लाहौर से मुल्तान, ठीक है। लाहौर से क्या है, मुल्तान। ये 4 सड़कों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, ठीक है। इस जो सड़क है, ये कलकत्ता से जो लाहौर वाली सड़क है, इसको हम कहते हैं प्रथम सड़क, ठीक है। प्रथम, इसको कहा जाता है भाई साहब प्रथम सड़क, ठीक है। और प्रथम सड़क को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रथम सड़क को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। इसी सड़क को इसी सड़क को जीटी रोड कहा गया है, जीटी रोड। इसी सड़क को किस नाम से कहा गया है, जीटी रोड, या कहने का मतलब है ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड इसको कहा जाता है, ठीक है। और अभी फिलहाल इस सड़क को नेशनल हाईवे एनएच एनएच 1 और 2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो सड़क है, कौन सा, कोलकाता से जो लाहौर है, ठीक है, इस सड़क को क्या कहा जाता है, सड़क आजम। ये ग्रांड ट्रंक रोड लॉर्ड ऑकलैंड के समय कहा गया है। इन्होंने किसने कहा, लॉर्ड ऑकलैंड,
लॉन्ग ऑकलैंड ने क्या कहा था कि भाई साहब इस सड़क का नाम दिया था, इस सड़क को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं। तो मैंने क्या कहा, कलकत्ता से जो लाहौर बनाए गए थे उसको हमने क्या नाम दिया, प्रथम सड़क नाम दिया। ठीक है, क्योंकि प्रथम बनाए थे। और प्रथम सड़क को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। दूसरी बात है, मैंने कहा कि इसको जीटी रोड भी कहते हैं। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। और ग्रांड ट्रंक रोड कहने वाले व्यक्ति कौन है, लॉर्ड ऑकलैंड ने इनको ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। ये जो सड़क को अभी नेशनल हाईवे 1 और 2 के नाम से भी जाना जाता है। तो निर्माण में प्रथम आप देखेंगे, देखने को मिलेगा क्या, चार, किसका निर्माण किया था भाई, चार सड़कों का निर्माण किया था। मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं। चलिए, ये पहली बात है सड़कों का निर्माण। दूसरी बातें, ठीक है, 1700 सिराए जो है इन्होंने क्या किए थे, 1700 सराय, सराय समझते हैं ना, अरे जो रोड में लगाए जाते हैं। ठीक है, और पौधों के अंतर्गत उनको लगाया जाता है। ठीक है, ये ये जैसे कि रोड है, ठीक है, रोड के आसपास, ठीक है, क्या किया जाता है, ये सिराए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग 1700 क्या किए गए थे भाई, सिराए बनाए गए थे। ठीक है, निर्माण किया गया था। पानी, ठीक है, जगह जगह यहाँ पर जो है वृक्ष लगाए गए थे, वृक्ष लगाए थे। साथ ही साथ इन्होंने मस्जिद भी बनाए थे, बहुत जगह मस्जिदों का निर्माण किया था। मस्जिदों का भी क्या है, निर्माण इन्होंने कराए थे। कहा जाता है मस्जिद के निर्माण के अंतर्गत, ठीक है, मस्जिद के निर्माण के अंतर्गत उन्होंने दिल्ली पर, ठीक है, दिल्ली के आसपास जो है मस्जिदों का, छोटा छोटा मस्जिदों का निर्माण किए थे। चलिए, ठीक है, एक चीज और यहाँ पर, जो दीन पनाह नगर है, ठीक है, दीन पनाह नगर में दीन पनाह भवन है, दीन पनाह भवन, ठीक है, और दीन पनाह भवन है, ये कहाँ पर, दीन पनाह नगर में। इसका निर्माण किसने किया था भाई साहब, हुमायूं ने। और आप जानते हैं हुमायूं की मृत्यु इसी दीन पनाह भवन से, ठीक है, इसी दीन पनाह भवन के सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। जो बनाए थे दिन पनाह भवन, इसी दिन भवन को, ठीक है, किसके द्वारा, शेर शाह सूरी द्वारा क्या किया गया था, शेर शाह सूरी द्वारा तोड़कर, तोड़कर क्या बनाया गया था, पुराने किले का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, पुराने किला का निर्माण किया था। और इस पुराने किले को जो नाम दिया है, इसको नीचे लिख देता हूँ, पुराने किले को जो नाम दिया गया है, ठीक है, इसको किला एक कहना भी कहा जाता है। पुराने किले को किला एक कहना के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, पुराने किले में किला एक कहना, जो एक प्रकार का मस्जिद है, इस मस्जिद का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, कहाँ पर, इसी पुराने किले में। मैंने क्या कहा, दिन पनाह भवन जो हुमायूं ने बनवाया था, इसी दिन पनाह भवन को शेर शाह सूरी ने तोड़वा दिया, तोड़वा कर पुराने किले का निर्माण किया। और यहीं पर किला कहना, या जिसको कहा जाता है मस्जिद का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। चलिए, तो इस प्रकार से इनके निर्माण कार्य भी हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देख चुके हैं भाई, इनके निर्माण कार्य की भी हम चर्चा कर चुके हैं।
चलिए, तो ये आपका मैं देख रहा हूँ तो ये हो चुका है, और तो कुछ बचा नहीं भाई। ठीक है, ये आपका सभी चीज हो चुके हैं, कुछ तो बाकी नहीं है। तो सभी हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका मध्यकालीन भारत यहीं पर जो है खत्म होगा, क्योंकि जो है सभी चीजें हो चुका है। हम जो बात करेंगे कल की जो क्लास में हम जो लाएंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री, या जिसे हम आधुनिक भारतीय इतिहास की भी कहते हैं, इस मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारतीय इतिहास में हम स्टार्ट में हम देखेंगे यूरोपियन यात्रियों का आगमन। ठीक है, यूरोपियन यात्रियों का आगमन जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से यूरोपियन यात्री? पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांस आए थे, डेनिश आए थे, ठीक है, स्वीडिश आए थे। सभी यूरोपियन यात्रियों का जो है हम आगमन एक एक करके देखेंगे, और यहाँ से हमारा मॉडर्न जो हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच गया था शेरशाह सूरी की बातें वो हम कर चुके हैं, और इस क्लास को हम यही तक खत्म करते हैं, क्योंकि हो चुका है मध्यकालीन भारत इतिहास खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो कल के क्लास से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।